आपने ना 10th क्लास में जो चीज़ें पढ़ी थी, आपने देखा इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी रिपीट हो रहा है यहाँ पर, वो आपने करा था। मैग्नेटिज्म का भी एक चैप्टर आपने करा था 10th क्लास में, वो भी यहाँ पर 12th में रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से ये जो रे ऑप्टिक्स है, ये रे ऑप्टिक्स भी आपने कॉनकेव और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये आपने करा है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो प्रिज्म बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, जैसे वहाँ पर आपने प्रिज्म करा था, डिस्पर्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वो सब कुछ करा था, वो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। और रिफ्रैक्शन जो है, रिफ्रैक्शन है यहाँ पर अच्छा खासा डिटेल में है, और जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन भी अच्छा खासा डिटेल में है। जो लेंसेज हैं, लेंसेज में और मिरर्स में, एक मिनट, मिरर वाला है पोर्शन की नहीं, एक मिनट देखना चाहूँगा। मिरर वाला जो था लास्ट टू लास्ट ईयर नहीं था, लेकिन लास्ट ईयर था, इसलिए हाँ जी, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के हिसाब से ये है चैप्टर नंबर 9, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स, मिरर फार्मूला, सब कुछ है जी, पूरा करना है। ठीक है, फिर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्टिकल फाइबर रिफ्लेक्शन एंड स्फेरिकल सर्कल लेंसेज, सारा ही कुछ है। चलिए, सर एसी खत्म हो गया? नहीं, एसी खत्म नहीं हुआ। एसी में दो टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं, एक तो ये जनरेटर और एक ट्रांसफार्मर। थ्योरेटिकल है काफ़ी सारा, उसके नोट्स मैंने नहीं बनाए हैं अभी, उसके नोट्स बनाऊंगा 2-4 दिन में या 5 दिन लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। वो बनाकर फिर फॉरवर्ड कर दूंगा, बीच में कर लेंगे, किसी 1 या 2 दिन में निपट जाएगा वो आसान से। ठीक है ना? इसके बने रखे हैं रे ऑप्टिक्स के, तो मैं अब रे ऑप्टिक्स अगला स्टार्ट करा रहा हूँ। चलिए जी, अब देखिएगा इसमें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स अ स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस लाइक अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट का मतलब क्या है? जैसे हमने बॉल को लिया ना, और बॉल को लेकर दीवार पर हमने मार दिया, तो दीवार पर जैसे ही वो बॉल टकराएगी, टकरा कर वापस आएगी। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम लाइट की कोई रे स्ट्राइक कराते हैं सीधा बॉल पर, वो टकराए और टकरा कर वापस आ जाए, तो दिस बाउंसिंग बैक ऑफ समथिंग, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होकर आना किसी चीज़ का वापस। और जो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ग्लास है, तो लाइट को हमने, लाइट की बीम ग्लास पर स्ट्राइक करवाई, अब ग्लास तो ट्रांसपेरेंट है, तो स्ट्राइक करके आर पार निकल जाना, ठीक है, उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। हाँ, उसमें थोड़ा बहुत बेंडिंग जरूर होती है, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे जा रही है ना, तो थोड़ा बहुत बेंडिंग जरूर होती है। अब जरा देखिएगा, मैं रिफ्लेक्शन पर आता हूँ वापस। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट बोलता जाऊँगा, ऐसे ही समझ जाएंगे। वही 2 लॉज थे। पहला लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दूसरा, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सारे के सारे सेम प्लेन में लाई है, ठीक है। सॉरी। अच्छा, अब सेम प्लेन जिन बच्चों को याद है ठीक है, जिनको नहीं है वो समझ लीजिए। सेम प्लेन का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि जैसे हमने रिफ्लेक्शन की बात करी, तो रिफ्लेक्शन में हमने ये प्लेन मिरर बना दिया। प्लेन मिरर का मतलब क्या है कि ये एक मिरर को दिखाने का तरीका ये है कि उसके पीछे वाली सरफेस को ऐसे करके दिखा देते हैं, मतलब पीछे की सरफेस जो है वो पॉलिश हो रखी है, ऐसे करके दिखा देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि हम यहाँ पर एक लाइट रे स्ट्राइक करवाते हैं, तो एक लाइट रे ऐसे आ गई, एक लाइट रे ऐसे आ गई, तो जो लाइट रे आकर स्ट्राइक करती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, जिस पॉइंट पर ये स्ट्राइक करती है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसी पॉइंट पर अगर आप पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ही अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, हाँ, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल। परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो इसको बोलते हैं नॉर्मल। तो ये 90 डिग्री हो गया, इसको नॉर्मल बोलते हैं। अच्छा, ये जो इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और फिर जब लाइट रे स्ट्राइक करी तो स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होकर इस तरीके से जाती है,
तो यहाँ पर जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इन्होंने बोला है सेकंड लॉ जो है द इंसिडेंट रे, और ये वाली जो रे है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ही आनी चाहिए तीनों की तीनों जो रेज हैं। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इन तीनों रेज को मैं सेम बोर्ड पर बना पा रहा हूँ, आप भी सेम नोटबुक पर बना पा रहे हैं, तो सेम प्लेन में लाई करने का मतलब ये होता है। ठीक है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आगे चलते हैं। Spherical mirrors. A spherical mirror is a reflecting surface which forms part of a hollow sphere. तो part of a hollow sphere का मतलब क्या है? Spherical mirrors का मतलब क्या है कि ऐसा मिरर जो कि एक स्फीयर में से बना है ना? कैसे बनेगा कि जैसे हमने कहा कि कांच की एक बॉल है, ठीक है, जैसे टेनिस की बॉल होती है तो रबर की बनी होती है, अंदर से खोखली होती है, हॉलो होती है। ठीक है, इसीलिए तो वो दबती है, जब मारते हैं तो इसीलिए तो वो दबती है। अच्छा, अब इसीलिए इसी तरह से हम ये कहेंगे कि कांच की बॉल है, ठीक है, और वो जो है अंदर से खोखली है, हॉलो है, उसको एक साइड से हमने ऐसे काट दिया। तो जो इतना टुकड़ा है इस टुकड़े को काट कर बाहर निकाल दिया, इसको पीछे से पॉलिश कर दिया, या फिर इसको यहाँ से पॉलिश कर दिया गहरी वाली साइड से। तो याद रखने का ये तरीका ताकि कंफ्यूजन हो ही ना, ये जो साइड गहरी है तो गहराई का मतलब क्या होगा, जैसे कोई गुफा हो, केव हो, है ना, तो गहरी वाली साइड से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हम उसको कॉन्केव मिरर बोल देंगे, और उभरी वाली साइड से अगर हो रहा है तो हम उसको कॉन्वेक्स बोल देंगे। उभरी वाली मतलब बल्जिंग आउट सरफेस, गहरी वाली मतलब कॉन्केव सरफेस। ठीक है ना, तो हम ये कहेंगे कि आपने उभरी वाली बल्जिंग वाली सरफेस पर आपने पॉलिश कर दी, तो मिरर को आप कहाँ से देख पाओगे? सामने से। अगर कोई भी हमारे पास कांच का टुकड़ा है, कांच के टुकड़े के पीछे अगर हम पॉलिश कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, तो फिर पीछे तो ब्लैक हो गया या रेड कलर का हो गया, सिल्वर कलर का, जो भी आपने पेंट करा है, और सामने से उस पर कोई पेंट नहीं है तो आप अपना चेहरा उसमें देख पाएंगे। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि अगर आपने पीछे वाली सरफेस को पॉलिश कर दिया तो फ्रंट वाली सरफेस विल बिहेव लाइक अ मिरर। तो ये वाला मिरर क्या कहलाएगा? कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर। और ये वाला मिरर क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इसमें जो 10th में आप कर चुके हैं, तो अभी तो रिपीटिशन ही लगेगा। उसके बाद आगे चलिएगा। स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स, पेज नंबर 2 पर आ जाइए। कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर, अ स्फेरिकल मिरर इन विच द आउटर बल्ज्ड सरफेस इज सिल्वर्ड। आउटर बल्ज्ड सरफेस इज सिल्वर्ड। सिल्वर्ड मतलब सिल्वर कलर की पॉलिश करी जाती है उस पर। is silver polished and the reflection of light takes place from the inner hollow surface। जो अंदर की जो गहरी वाली सरफेस है वहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है, तो इनर हॉलो सरफेस इज कॉल्ड अ कॉन्केव मिरर, इसको कॉन्केव मिरर बोलते हैं। कॉन्वेक्स देख लीजिए, स्फेरिकल मिरर इन विच द इनर हॉलो सरफेस इज पॉलिश्ड, अंदर की जो हॉलो सरफेस है उसको पॉलिश कर दिया जाए, एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम द आउटर बल्ज्ड सरफेस इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स मिरर। तो जहाँ रिफ्लेक्शन बाहर उभरी हुई आउटर बल्ज्ड सरफेस पर हो उसको कॉन्वेक्स मिरर बोल देते हैं। फिर उसके बाद डेफिनेशंस इन कनेक्शन विद स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स से कनेक्टेड जो डेफिनेशंस है वो देखते हैं, वो पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो सारी चीज़ वो भी डेप्थ वाली ही है। ठीक है, अभी याद आ जाएगी फटाफट। तो देखिएगा हमने क्या करा, हमने पहले यहाँ पर एक बड़ा सा हॉलो स्फीयर बना लिया, और उस हॉलो स्फीयर में से एक पोर्शन हम काट कर दिखा देंगे और उसी में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, ये हॉलो स्फीयर हो गया। इस हॉलो स्फीयर में से
हमने इधर से एक पोर्शन काट लिया, ठीक है, तो ये डॉटेड स्फीयर बना दिया हमने इस तरीके से। अच्छा, अब देखिएगा कि यहाँ पर पीछे वाली सरफेस जो बल्जिंग आउट सरफेस है इसको पॉलिश कर दिया। तो कॉन्केव मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, तो कॉन्केव मिरर बन गया, अंदर वाली जो सरफेस है ये मिरर की तरह बिहेव करेगी, अंदर वाली सरफेस है, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अब यहाँ से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी जो स्फीयर के सेंटर से होकर गुजरती है, ठीक है। तो स्फीयर का जो सेंटर है उसको हम बोल देंगे सी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पर ये इसको मिरर को टच कर रहा है, ये वाला पॉइंट कहलाता है पी, इसको बोलते हैं पोल। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इनका जो मिड पॉइंट है सी और पी का, इस वाली लेंथ का पूरी का जो मिड पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एफ को कहते हैं फोकस, एफ को कह देते हैं फोकस। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है इसको बोल दिया ए, और ये वाला जो पॉइंट है इसको बोल दिया बी, ठीक है। देखिए ये तो पूरे स्फीयर का डायमीटर हो गया, ठीक है, ये तो स्फीयर का डायमीटर हो गया। ये जो मिरर है, मिरर का टॉप मोस्ट पॉइंट ले लिया और बॉटम मोस्ट पॉइंट ले लिया, इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर दिया, तो इसको हम कहेंगे मिरर का डायमीटर, और इसको बोलते हैं एपर्चर, इसको एपर्चर बोलते हैं, ये कहलाएगा एपर्चर, ये हो गया। उसके बाद देखिएगा यहाँ से सी से एक पॉइंट को ज्वाइन कर दिया ऐसे, और सी से बी को ज्वाइन कर दिया, ये। अच्छा जी, ये कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से गुजर रही है दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपकी सिल्वर्ड सरफेस होगी। तो ये पूरा डायग्राम है जो पेज नंबर 2 पर इसमें मेंशन है। अब फटाफट से सारी डेफिनेशन देख लीजिए। तो पहला है पोल, इट इज द मिडल पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो पूरा ये स्फेरिकल मिरर तो इतना है, इसका जो मिड पॉइंट है उसको हम पोल बोल देते हैं, पहली चीज। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज द सेंटर सी ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म्स अ पार्ट। तो जिस हॉलो स्फीयर में से काट कर हमने मिरर को निकाला है उस हॉलो स्फीयर के सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, करना इस वजह से ज़रूरी है कि कई बार एक एक नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाते हैं, है ना, और आपका MCQs भी आ जाते हैं, तो उसमें सही डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। थर्ड है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज द रेडियस R इज इक्वल टू AC और BC, है ना। तो AC ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, BC ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, BC भी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो R इज इक्वल टू AC और BC ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म्स अ पार्ट। तो जिस स्फीयर का में से मिरर को हमने निकाला है, जिसका वो पार्ट है, उसके रेडियस को ही हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। उसके बाद फोर्थ देखिएगा प्रिंसिपल एक्सिस। एक मिनट वेट करिएगा।
कोई बात नहीं। अच्छा जी, अब इसके बाद अगला देख लीजिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो गया। फिर बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। द लाइन पीसी पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। लाइन पीसी पासिंग थ्रू द पोल, जो पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती हुई जाए, यानी कि जिसका डायमीटर हो ऐसा डायमीटर जो पी से और सी से गुजरता हुआ जाए, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। पेज नंबर 3 पर आ जाइए। फिर आता है लीनियर एपर्चर। लीनियर एपर्चर क्या है? इट इज़ द डायमीटर ए बी ऑफ द सर्कुलर बाउंड्री ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो ये जो सर्कुलर बाउंड्री है इसकी स्फेरिकल मिरर की, तो ए से बी तक जो हम स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन करते हैं, तो ये जो ए बी है यही क्या कहलाता है? इसका लीनियर एपर्चर। उसके बाद आइए सिक्स्थ है एंगुलर एपर्चर। तो एंगुलर एपर्चर क्या है? इट इज़ द एंगल ए सी बी सबटेंडेड बाई द बाउंड्री ऑफ द स्फेरिकल मिरर एट इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो एंगुलर एपर्चर को क्या बोलते हैं कि ए को सी से हमने ज्वाइन करा, बी को सी से ज्वाइन करा, तो जो सेंटर में बन रहा है ना एंगल, दिस इज कॉल्ड एंगुलर एपर्चर, एंगल ए सी बी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं प्रिंसिपल फोकस की बात करते हैं। तो प्रिंसिपल फोकस देखिए, अ नैरो बीम ऑफ लाइट parallel to the principal axis either actually converges to or appears to diverge from a point F on the principal axis after reflection from the spherical mirror. This point is called principal focus of the mirror. इसको प्रिंसिपल फोकस क्यों कहा जा रहा है? ये जब हम लेंस करेंगे ना तब समझ में आ जाएगा। प्रिंसिपल का मतलब, प्रिंसिपल फोकस का मतलब क्या है कि क्या दो फोकस हो सकते हैं? तो हम ये कहेंगे लेंस में दो फोकस होते हैं। ठीक है, मिरर में तो एक ही होता है, तो इसीलिए इसका नाम प्रिंसिपल फोकस रखते हैं। तो जो मेन वाला फोकस होता है उसको प्रिंसिपल फोकस बोल देते हैं, सेकेंडरी वाला फोकस वो दूसरा फोकस होता है। तो प्रिंसिपल फोकस को एफ और सेकेंडरी फोकस को एफ डैश बोल देते हैं। तो वो हम लेंस में करेंगे, यहाँ पर तो एक ही फोकस करेंगे। ठीक है, तो अब जरा देखिए, जैसे जब हम प्रिंसिपल फोकस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक तो हमने ये समझ लिया कि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पर इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का सी और पी का अगर मिड पॉइंट निकाला तो वो फोकस हो गया। लेकिन इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है, एक्चुअल डेफिनेशन ये है कि a point where all the lines parallel to the principal axis actually converges or appears to diverge. converge करने का मतलब है एक जगह इकट्ठा हो जाना, diverge करने का मतलब है फैल जाना। ठीक है, that is called principal focus of the mirror. अब देखते हैं जरा, कन्वेंशन लेकर चली जाती है इसमें शुरुआत से ही रे ऑप्टिक्स में कि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट पे रखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट कभी राइट पे नहीं रखा जाता। ठीक, कुछ केसेस में हालांकि एक्सेप्शनली ऐसा भी आएगा, लेकिन वो मैं आपको बता दूंगा, वो आप भी समझ जाएंगे। उसमें ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। ऑब्जेक्ट भी नकली हो सकता है क्या? ऑब्जेक्ट हो सकता है नकली, तो हम ये कहेंगे कि हाँ होता है, वो भी बताएंगे। कुछ केसेस में आएगा, एक या दो केसेस में, जिनको ज़्यादा करना हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। ये हमारा होल हो गया कि ये कौन सा मिरर हो गया? कॉन्केव मिरर। तो हम हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड में रखने का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें से रेज कितनी निकलेगी? इनफाइनाइट रेज निकलेगी। पहली रे ये आई पैरेलल करनी है प्रिंसिपल एक्सिस के, दूसरी रे भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तीसरी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और चौथी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये कर दिया। ये टकराने के बाद ऐसे आ गई, ये टकराने के बाद ये भी इसी पॉइंट से गुजरी, टकराने के बाद ये भी इसी पॉइंट से गुजरी,
के बी सी पॉइंट से। तो जिस पॉइंट से गुजर रही हैं, यानी कि ये सारी की सारी क्या है, फैली हुई थी, इतनी सारी लाइट रेज आ रही थी, उस सारी की सारी एक जगह आकर इकट्ठी हो गई, कन्वर्ज हो गई। तो दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंस, के एक जगह इकट्ठा हो गया। फिर दूसरा होता है डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है? फैला देता है सारी लाइट्स को, ठीक है। तो आप देखिएगा कि कॉन्वेक्स बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये नहीं कि ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा कि इसको पीछे से पॉलिश कर तो बन गया कॉन्वेक्स, ठीक है वो भी। लेकिन हम कन्वेंशनली क्या लेकर चलते हैं कि जितनी भी रेज ऑफ लाइट है वो सारी लेफ्ट हैंड साइड में रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब इसका ये हो गया होल। अब यहाँ पर क्या होता है, अब खुद ही सोच कर देखिएगा कि कॉन्वेक्स मिरर जो है, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर को अगर मैं कंप्लीट करना चाहूँ, जिस स्फीयर में से ये निकला है, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर आएगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मिड पॉइंट फोकस होता है। तो एक तो उस कंसेप्ट से मेरे को समझ में आ गया कि फोकस इसका राइट में होने वाला है, ठीक है। दूसरा हम ये कहेंगे कि यहाँ से इधर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पीछे तो पॉलिश सरफेस है। तो यहाँ से मैंने एक रे ऑफ लाइट डाली पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस को, दूसरी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तीसरी रे ऑफ लाइट, चौथी रे ऑफ लाइट। अब क्या है कि ये लाइट रेज इस तरह से टकरा करना, ये एक जगह इकट्ठी नहीं होने वाली है, फैलने वाली है। तो ये ऐसे फैल गई, ऐसे ये भी फैलेगी, ये भी फैलेगी, सारी लाइट रेज फैलेगी। तो हम ये कहेंगे अच्छा ये फैल रही है, कहाँ तक जा रही है भाई, पता नहीं कहाँ तक जा रही है। हम ये कहेंगे कि अच्छा इसको जरा पीछे एक्सटेंड करके देखिए, करके देखिए, तो इस पॉइंट पर आ रही है। फिर ये वाली लाइट में फैली, ये इसको पीछे एक्सटेंड करके देखा तो ये भी इसी पॉइंट पर आ गई, ठीक है। फिर ये वाली लाइट में ऐसे भी, ये आ गई। फिर ये वाली लाइट रे, ये ऐसे गई, तो ये हो गया, ठीक है। हालांकि उतनी सीधी मैं बना नहीं पा रहा हूँ उसको, ये ऐसे जानी चाहिए थी, ठीक है। तो जब हम कहते हैं कोई भी जो इमेज है, किसी भी चीज़ की इमेज कहाँ पर बनती है, किसी भी चीज़ की इमेज वहाँ पर बनती है जहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के बाद सारी लाइट रेज मिल जाए, ठीक है। तो वहाँ पे देखिएगा कि इन्फिनिटी पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा रहता है, याद करिए 10th क्लास में आपने करा होगा, तो इन्फिनिटी से लाइट रेज हमेशा पैरेलल आती है। तो पैरेलल लाइट रेज आई, वो सारी की सारी आकर कहाँ इकट्ठी हो गई? फोकस पर। वो फोकस पर एक डॉट जैसा बन गया, डार्क डॉट जैसा बन गया, ठीक है। तो ऐसा ही होता है कि अगर इन्फिनिटी से कोई लाइट रेज आ रही है तो वो एक डॉट बन जाता है। यहाँ पर ये कॉन्केव मिरर के साथ बचपन में खेल खेला होगा आपने, वो सूरज की इमेज आप बना लेते हैं, छोटा सा बन जाता है, डॉट सा बन जाता है वाइट कलर का, वो डॉट बन जाता है। और थोड़ी देर में क्या होता है, हीट इतनी होती है कि वो उसको पेपर को जला देते हैं। जलाकर देखा पेपर ऐसे, लेंस से भी करा होगा ये थोड़ा सा ऐसा। कॉन्वेक्स लेंस से करना इजी होगा, कॉनकेव मिरर से उतना आसान नहीं। नहीं हो जाता है उससे, जैसे क्योंकि जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो तो उल्टी आ जाएगी, उल्टी तरफ आ जाएगी ना, तो सन तो ऊपर है हमारा। कॉन्केव मिरर बोल रहा हूँ, कॉनकेव मिरर, कॉन्केव मिरर से हाँ आसानी से हो तो जाएगा। सर मतलब ऐसे रखेंगे तो पेपर भी हमें ऊपर रखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट करते हैं ना, ऐसे करके थोड़ा सा करते हैं, हो जाता है। चलिए सर। हाँ जी बोलिए। जो आपने डायग्राम बनाया है, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को कैसे प्रूव होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वो जो हमने देखा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो प्लेन मिरर पर ही होगा, वो प्लेन मिरर पर होगा। अब मैं अगर इसकी बात करूँ, अगर इसकी बात करूँ कि इस पर कैसे होगा, तो इस पर इस तरीके से करते हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला पॉइंट है हमारा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये सॉरी इंसिडेंट रे, मुझे यहाँ पर टेंजेंट बनाना पड़ेगा। अच्छा सर नॉर्मल जो होगा हमेशा सेंटर से पास होगा, बस नहीं कर दीजिए तो मेरे को, क्योंकि ये कर्व सरफेस है, तो कर्व सरफेस पर मेरे को यहाँ पर टेंजेंट बनाना होगा। टेंजेंट बना दिया। अब टेंजेंट बनाने के बाद मुझे इस पर नॉर्मल बनाना होगा, तो नॉर्मल देखेंगे, नॉर्मल कहीं यहाँ पर बनेगा बीच में, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल वाली लाइन होगी। तो अब इसके साथ इधर भी एंगल एक्स बनेगा, इधर भी एंगल एक्स बनेगा।
तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हर जगह बराबर होगा, लेकिन मेरे को उसके लिए प्लेन सरफेस की ज़रूरत है। अगर कर्व सरफेस है तो कर्व सरफेस पर जिस पॉइंट पर वो स्ट्राइक कर रहा है वो पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर पहले आपको एक टेंजेंट बनानी पड़ेगी, समझ रहे हैं। अब जैसे ये वाली चीज़ और अच्छे से क्लियर होती अगर मैक्सिमम मिनिमम वाला जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वाला चैप्टर है, अगर उसमें टेंजेंट एंड नॉर्मल सिलेबस में से ना कटा होता। टेंजेंट एंड नॉर्मल नहीं है सिलेबस में। तो टेंजेंट ये कहता है कि अगर कोई भी कर्व सरफेस है तो उस कर्व सरफेस पर टेंजेंट इस तरीके से जाएगा, टच होता हुआ एक पॉइंट पर, ठीक है, ठीक। और नॉर्मल जो है, अगर मैं नॉर्मल ड्रॉप करना चाहूँ किसी कर्व सरफेस पर तो वो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर ही नॉर्मल ड्रॉ होगा और कहीं नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों 90 डिग्री का एंगल होता है इनके बीच में, ठीक। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि अगर कोई कर्व सरफेस है, जैसे कि कर्व मिरर है, तो कर्व मिरर पर कोई आपसे कहे कि नॉर्मल ड्रॉ करो, तो हम कहेंगे नहीं हो सकता, वो सिर्फ टेंजेंट पर ही ड्रॉ होता है। तो हमने कहा बनाओ फिर टेंजेंट। तो कर्व सरफेस पर हमने टेंजेंट बना लिया। टेंजेंट बनाते ही मेरे को ये प्लेन सरफेस की तरह मिल गया। और टेंजेंट पर आपने नॉर्मल ड्रॉ करा, अब एंगल निकाल लो, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, दोनों एंगल सेम। समझ गए सर? पर जो ये कॉन्केव मिरर है इसमें कॉन्केव मिरर का क्या समझा नहीं? सर जैसे आपने इसमें टेंजेंट बनाया तो नॉर्मल बनाया, तो ये कॉन्केव मिरर में टेंजेंट कैसे लेंगे? वो तो अंदर की साइड से रिफ्लेक्ट कर रहा है। अच्छा, कॉन्केव मिरर पर टेंजेंट कैसे लेंगे? अरे तो उसमें क्या हो गया, टेंजेंट तो बाहर से ही जाएगा ना भाई। टेंजेंट बाहर से चला गया, जैसे ये वाला पॉइंट है तो यहाँ से टेंजेंट ऐसे चला गया, ठीक है। अब आप ये देखिए कि इस पॉइंट पर आप नॉर्मल बना लो, तो आप नॉर्मल यहाँ से बना रहे हैं, नॉर्मल तक यहाँ तक जाएगा ना, एक्सटेंड होगा, उनके बीच का एंगल ले लो। समझ गए भाई, टेंजेंट तो बाहर से ही बनेगा, बल्जिंग आउट सरफेस से ही बनेगा, लेकिन नॉर्मल भी आप कहेंगे हाँ नॉर्मल भी बाहर से पड़ेगा, तो नॉर्मल यहाँ से पड़ गया तो वो नॉर्मल तो पीछे तक एक्सटेंड होगा, आपने निकाल लो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। क्लियर है? यस सर। चलिए जी, अब इसके बाद देखते हैं कि ये वाला जो फोकस है, क्योंकि ये मिरर के पीछे लाई कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं, कोई भी चीज़ जो मिरर के पीछे लाई करती है उसको हम बोलते हैं वर्चुअल। अगर इमेज मिरर के पीछे बन रही है, जैसे हम प्लेन मिरर की बात करते हैं, तो प्लेन मिरर में हम खुद को देखते हैं, तो हमारी इमेज कहाँ बन रही है? प्लेन मिरर तो दीवार पर टंगा हुआ है, तो इमेज कहाँ बन रही है? वो तो मिरर के पीछे बन रही है, तो दीवार को तोड़ कर क्या बाहर बन रही है इमेज, है ना। कोई कहे कि हाँ भाई जाकर मेरी इमेज को पकड़ कर लेकर, पकड़ कर नहीं ला सकते उसको। तो क्या है कि वो जो इमेज है वो एक नकली इमेज है, और वो इमेज सिर्फ तब तक दिखाई देगी जब तक ऑब्जेक्ट सामने है। वहीं क्या हुआ कि मैंने फ़ोन लिया, मैंने फ़ोन से आपकी फ़ोटो खींच ली, ठीक है, तो फ़ोटो खींच ली तो वो अब तुम चले भी गए, लेकिन तुम्हारी फ़ोटो तो यहाँ पर है। तो वो जो हम फ़ोटो खींच लेते हैं वो कहलाती है रियल इमेज। कि ऑब्जेक्ट के जाने के बाद भी जो इमेज हमारे पास रहे, है ना, उसको हम रियल इमेज बोल सकते हैं। और वर्चुअल इमेज कौन सी है? जब तक ऑब्जेक्ट रहेगा तब तक रहेगा, उसके बाद नहीं। चलिए आगे चलते हैं। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ देखते हैं। इट इज़ द डिस्टेंस f इज इक्वल टू पी एफ बिटवीन द फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर। फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। बताओ इसका कुछ पूछा ही क्या है? फोकाई क्या होता है? फोकस का प्लूरल फॉर्म फोकाई होता है। दो फोकस, दो फोकस को फोकाई, 2, 3, 4 या 50 फोकस उनको फोकाई बोलेंगे। जैसे रेडियस नहीं होता है ना, लेंस में होता है, मिरर में नहीं हो, लेंस में। सर मिरर में भी होगा सर। अब दो अलग अलग मिरर्स में नहीं सेम मिरर में दो कैसे हो जाएंगे फोकस? सर, अब सर जैसे कि ये यहाँ पर इस पॉइंट पे भी फोकस होगा, तो यहाँ में नहीं, इस पॉइंट पर फोकस है, बस हो गया। और कौन सा फोकस है इसका? नहीं सर, इस पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, हर जगह के सर्कल जो फोकस के रेडियस के बनेगा उस हर जगह होगा फोकस। ऐसे कैसे हो? नहीं सर, डिपेंड करता है हम किस तरीके से देख रहे हैं वैसे तो। मतलब मैं प्रिंसिपल एक्सिस को अगर टेढ़ा करता चला जाऊँ तो एक प्रिंसिपल एक्सिस ही तो नहीं है, हाँ, एक प्रिंसिपल एक्सिस, एक प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ही फोकस बनेगा। यस। हाँ, तो अगर हम डायग्राम बना रहे हैं या कभी भी किसी भी चीज़ को हम देख रहे हैं ना, मान लीजिए मिरर की हमको ज़रूरत है, तो हम प्रिंसिपल एक्सिस को बार बार वेरी नहीं करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस को वेरी नहीं करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस सिंगल रखेंगे तो फोकस सिंगल। अच्छा सर, एक और बात है कि सर नॉर्मल जो है हमेशा सर्कल का वो सेंटर से ही पास करेगा। नॉर्मल जो है वो Circle का हमेशा center सर्कल का से नॉर्मल जो है, नहीं, मतलब जो सरफेस पे नॉर्मल हाँ ठीक है, वो हमेशा सेंटर से ही पास करेगा। रीज़न
सर रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। ये पूछना था। चलिए जी, अब जरा देखिएगा नाइन्थ है फोकल प्लेन। तो फोकल प्लेन क्या है? द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकल प्लेन। एक वर्टिकल प्लेन लो विच इज़ पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। एक वर्टिकल प्लेन ले लिया मैंने और उसको प्रिंसिपल फोकस से गुजार दिया। वर्टिकल प्लेन का मतलब क्या है कि हमने यहाँ पर एक वाइट कलर की कोई शीट ले ली और उसको ऐसे इंसर्ट कर दिया यहाँ पर। तो वर्टिकल प्लेन जो फोकस से गुजर रहा है उसको फोकल प्लेन बोलते हैं। बस ये चीज़ है। मतलब 3D में सोचिए इसको कि हमारे पास कोई पेपर है, उस पेपर को मैंने फोकस पर रख दिया। क्यों? क्योंकि मेरे को जो भी इमेज में बनाना चाहता हूँ मैं फोकस पर बनाना चाहता हूँ। मैंने फोकस पर अगर एक प्लेन पेपर ऐसे सेट कर दिया तो उसको फोकल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं जरा, पेज नंबर 4 पर आ जाइए। रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, तो ये रिलेशन आप 10th क्लास में कर चुके हैं। 10th क्लास में आपने देखा था कि फोकस जो होता है, फोकल लेंथ जो है स्मॉल है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। अब इसको ना प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो प्रूफ देखिएगा क्या है। भाई 10th में प्रूफ तो नहीं करा था ना इसका, अब इसको प्रूव करके दिखाना है कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो दोनों डायग्राम हम बनाकर देखेंगे। जब भी कभी ये पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम कॉनकेव मिरर भी दिखा देंगे साथ में और कॉन्वेक्स मिरर भी दिखा देंगे, लेकिन डेरिवेशन सिंगल ही करके दिखाएंगे। ठीक है, डेरिवेशन सिंगल करके दिखाएंगे। अब जरा देखिएगा क्या करा। कंसिडर अ रे ए बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट एट बी ऑफ अ स्फेरिकल मिरर कॉनकेव और कॉन्वेक्स ऑफ स्मॉल अपर्चर। ठीक है, अब देखिएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर this ray converges to point F in case of a concave mirror or appears to diverge from point F in case of a convex mirror obeying the laws of reflection। ठीक है, अब देखिएगा मैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर बनाकर दिखाता हूँ। हाँ जी, अब देखिएगा कि हमें पेज नंबर 4 पर रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर देखते हैं। तो यहाँ पर पहले कॉनकेव मिरर का देख लीजिए। इधर हो गया सी, इधर हो गया एफ। तो हमने क्या करा कि इसको एफ क्यों बोला, सी क्यों बोला, वो तो क्लियर है। सी तो एक फिजिकली हमने देखा कि भाई ये कौन सा मिरर है, कौन सा स्फीयर है जिसमें से निकला उसका सैंपल ये हो गया। ठीक है, अब इसको एफ क्यों बोला, इसको एफ इस वजह से बोला क्योंकि यहाँ से एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई। ठीक है, कॉनकेव मिरर है तो ये टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी।
टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी, ठीक है। अच्छा, तो ये फोकस की डेफिनेशन थी हमारे पास कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो मिरर से टकराकर अगर फोकस से गुजरती है, कॉनकेव मिरर से टकराकर अगर फोकस से गुजरती है तो वो पॉइंट जिस पॉइंट से भी गुजरती है वो पॉइंट आपका फोकस कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये कहा कि मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमको यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है। टेंजेंट बनाएंगे, टेंजेंट पर फिर नॉर्मल ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो टेंजेंट पर जब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और उसको एक्सटेंड करेंगे तो वो सी तक आएगा, समझ गए। अगर कहो तो बनाकर दिखाता हूँ कि जैसे हमने यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर लिया इस तरह से, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, फिर इस टेंजेंट पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे क्योंकि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये है ना। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाएगी एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसी तरह से रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ बनाएगी, है ना, रिफ्लेक्शन। तो हमने ये कहा कि ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, ठीक है। तो बार बार बहुत सारी डेरिवेशंस आएंगी, बार बार हमको ये टेंजेंट बनाकर दिखाने की जरूरत नहीं है। एक स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट पर भी वो लाइन टकरा रही है, इंसिडेंट रे टकरा रही है, उस पॉइंट से आपसे एक स्ट्रेट लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर तक बना देंगे, और इंसिडेंट रे इस लाइन के साथ जो एंगल बनाएगी दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाएगी दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। क्योंकि नॉर्मल जो है वो हमेशा सेंटर से ही गुजरेगी, ये वाला बता रहे हैं। चलिए जी, आई और आर हो गए। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद हम ये कहते हैं कि डेफिनेशन में हमने ये भी देखा था कि पोल और फोकस तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड स्मॉल एफ, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। लेकिन अभी भी ये कहाँ प्रूव हुआ कि ये एफ जो है वो रेडियस का आधा है? अभी भी ये प्रूव तो नहीं हुआ। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर जो है, कॉन्वेक्स मिरर की साइड में अभी के अभी बना लो कॉन्वेक्स मिरर भी, पोल हो गया, और हमने एक रे ऑफ लाइट ऐसे ले ली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये ऐसे गुजरेगी, तो इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड फोकस, ये हो गया। और सी इधर है, दिखाई दे रहा है भाई ऑनलाइन वालों को? वास्तव आ रहा है वत्सल? यस ठीक है। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि यहीं पर हमने सी तक एक लाइट रे बना ली, ऐसे सी तक हमने एक लाइट रे बना ली। अब देखिएगा कि ये सी तक जो हमने रे बनाई है ये क्या है? ये नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल को पीछे एक्सटेंड कर दिया, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो बनेगा दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई और आर ये शायद क्लियर हो गए होंगे। अब जरा देखिएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाली आर वाली रिफ्लेक्टेड रे वाली स्ट्रेट लाइन है जो यहाँ तक जा रही है, और ये वाली स्ट्रेट लाइन है जो यहाँ तक जा रही है। इन दोनों लाइंस के बीच में आर है एंगल, तो यहाँ भी आर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो लाइन आ रही है, यानी कि जो नॉर्मल आ रही है, नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम हर डेरिवेशन में, आगे कम से कम 12-15 डेरिवेशन है, हर डेरिवेशन में जो नॉर्मल तक जो लाइन आ रही है उस पर जो एंगल बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो अल्फा हम लेते हैं। ये हमने अल्फा ले लिया, वही काम यहाँ भी करेंगे। नॉर्मल तक, नॉर्मल जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आ रही है, तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस पर एंगल बना रही है इसको हमने अल्फा ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अब एंगल्स कितने हो गए? 3 हो गए, और अल्फा और आई, ये 3 एंगल्स हो गए। पोल से फोकस तक का डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड स्मॉल एफ, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड कैपिटल आर। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अब देखिए डायग्राम्स के नीचे आइए, डायग्राम तो समझ में आ गया सभी को, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, इक्वेशन नंबर 1, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया इसको। फिर है एज ए बी इज पैरेलल टू पी सी। अच्छा, इन रेज का हमने नाम भी दिया था, ये था ए
बी, ऐसे ही यहाँ पर भी ए बी, तो ए बी इधर भी पीसी के पैरेलल है, ए बी इधर भी पीसी के पैरेलल है, ठीक है। तो डेरिवेशन एक ही होगा क्योंकि हमने टर्म्स बिल्कुल सेम यूज़ करी है। तो दो डायग्राम हो गए अलग अलग, लेकिन डेरिवेशन दोनों का सेम होगा। एंगल ए बी इज पैरेलल टू पी सी, तो जब ए बी पी सी के पैरेलल है तो एंगल अल्फा इज इक्वल टू एंगल आई। बता दो, ये जो अल्फा एंगल है और ये जो आई एंगल है, ये क्या हो गया? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम कहा नहीं यहाँ पर कि ये अल्फा है और ये इसके पैरेलल है, ये कौन से एंगल हो गए? अल्फा और आई इक्वल हो गया। कैसे इक्वल हो गए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन गया और यहाँ अल्फा और आई क्या बन गया? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गया। तो दोनों ही केसेस में, अच्छा वो बचपन वाली चीज़ है, वो आपको एक्सप्लेन नहीं करनी कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और मतलब कभी आप उसको प्रूव करना है उसकी जरूरत नहीं। तो एंगल अल्फा इज इक्वल टू एंगल आई, बस इतना मेंशन कर दिया कि ए बी इज पैरेलल टू पी सी, ठीक है। ब्रैकेट में बस एक लाइन लिख दी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। शोइंग ट्राइंगल बी एफ सी, अब ट्राइंगल की बात करेंगे। बी एफ सी, जो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, सेम चीज़ यहाँ भी दिखाई देगी। तो ट्राइंगल बी एफ सी इन ट्राइंगल बी एफ सी में हमने क्या करा कि एंगल आर इज इक्वल टू एंगल अल्फा, ठीक है। जब ये भी आई के बराबर है, ये भी आई के बराबर है, तो हमने कहा कि एंगल आर इज इक्वल टू एंगल अल्फा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को यूज़ करके हमारा एंगल आर इक्वल अल्फा के इक्वल आ गया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद चलिए फिर हम ये कहेंगे हेंस सी एफ इज इक्वल टू एफ बी, implies that CF is equal to FB. रीजन क्या है? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। मैंने ट्रायंगल BFC क्यों लिखा? तो ये बन गया ट्रायंगल BFC, और जब R और अल्फा इक्वल हो गए तो भाई R के सामने वाला ये और अल्फा के सामने वाली साइड ये, तो CF is equal to FB हो गया। समझिए, रीजन लिखा है बाजू में, साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल को लिख दिया। फिर है फॉर अ मिरर ऑफ स्मॉल एपर्चर, मिरर ऑफ स्मॉल एपर्चर, जिस मिरर का एपर्चर स्मॉल होगा उसके लिए FB और FP ये लगभग इक्वल हो जाएंगे। FB इज अप्रोक्सीमेटली फॉर मिरर और स्मॉल एपर्चर, FB is approximately equal to FP, which implies that जो CF है, जब FP के इक्वल हो गया, FP के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि जो CF है ये CF भी FP के इक्वल हो गया, समझ गए? तो CF is equal to, ऐसा क्यों? क्योंकि FB और CF आपस में इक्वल है, तो FB अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू FP, तो CF is equal to FP, तो CF और FP इक्वल हो जाए। यहाँ से ये समझ में आ गया कि CF और FP भी इक्वल, और जब ये इक्वल है तो हो गया, ये तो इक्वल है। तो अब हम ये कहेंगे सो CP इज इक्वल टू CF प्लस FP, CF प्लस FP। अब CF FP के इक्वल है तो CF की जगह भी FP ही लिखो, FP प्लस FP। C से लेकर P तक का डिस्टेंस इज कॉल्ड कैपिटल R, और FP स्मॉल f प्लस स्मॉल f, R इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ F, यानी कि F इज इक्वल टू R बाई 2। जितने भी डेरिवेशंस हैं उनमें एक एजम्पशन कॉमन है कि हमें जितने भी मिरर लेने हैं वो कम एपर्चर के लेने हैं, है ना, स्मॉल एपर्चर के मिरर को लेने, ठीक है। तो F इज इक्वल टू R बाई 2 ये होता है, ठीक है। तो बस इतना कर लीजिए, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। डेरिवेशन इम्पोर्टेंट। हाँ जी बोलिए सर। ये ट्रायंगल BFC से एक बार और बताएं। ट्रायंगल BFC से फिर से बताता हूँ भाई। यहाँ पर ट्रायंगल BFC को एक बार भूल जाइए, जब एंगल आई एंगल आर के इक्वल, एंगल अल्फा एंगल आई के इक्वल, दोनों ही आई के इक्वल है, तो आर और अल्फा इक्वल हो गए। ट्रायंगल BFC की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ट्रायंगल BFC में आर और अल्फा दोनों लाई कर रहे हैं, इधर भी वही है, BFC में आर और अल्फा दोनों लाई कर रहे हैं। तो जिस भी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो उन एंगल्स के सामने वाली साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा जो ये CF है और FB ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। अच्छा
स्मॉल एपर्चर, अगर जो हमारा मिरर है वो स्मॉल एपर्चर का है, स्मॉल एपर्चर का मतलब क्या है कि ये बहुत लंबा नहीं है, ठीक है, छोटा ही मिरर है। तो जब छोटा मिरर है तो उस केस में स्मॉल एपर्चर वाले मिरर के केस में एफ पी और एफ बी दोनों इक्वल होगी, एफ बी और एफ पी इक्वल हो जाएगी। जब एफ बी एफ पी के इक्वल है और एफ बी सी एफ के इक्वल है, ठीक है, तो सी एफ इज इक्वल टू एफ पी हो गया। यहाँ तक समझेगी नहीं? एफ बी जो है वो एफ पी के इक्वल है और एफ बी सर ये वाला वर्ड तो बंद गया। फॉर अ मिरर ऑफ स्मॉल एपर्चर, ये वाला क्लियर था, ये वाला यस सर। है ना। फॉर अ मिरर ऑफ स्मॉल एपर्चर, स्मॉल एपर्चर का मतलब ये है कि जैसे ये है ना, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक वाला जो डिस्टेंस होता है दिस इज कॉल्ड एपर्चर। तो अगर मिरर का एपर्चर स्मॉल है तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ एफ। अगर एपर्चर बहुत लंबा नहीं है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली लेंथ और यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली लेंथ ये सेम है, ठीक है। अब है क्या कि हम बात कर रहे हैं यहाँ से, तो ज़्यादातर केसेस में हम ज़्यादातर क्या सभी केसेस में हमें स्मॉल एपर्चर का ही मिरर लेना होता है। तो स्मॉल एपर्चर वाले मिरर में जो है ये जो कर्व्ड लेंथ है ना, ये लगभग ऐसी लगती है जैसे कर्व्ड है ही नहीं, बहुत हल्का सा कर्व नज़र आता है क्योंकि हम एपर्चर स्मॉल ले रहे हैं। तो जब हम स्मॉल एपर्चर वाला मिरर लेंगे यानी कि छोटा सा मिरर लेंगे तो उसमें ये एफ पी और एफ बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आएंगे। समझ गए ये क्यों लिखा है? यस सर। और फिर जब एफ बी सी एफ के इक्वल और एफ बी एफ पी के इक्वल तो सी एफ और एफ पी इक्वल, सी एफ और एफ पी इक्वल। तो अब क्या करेंगे, सी पी इज इक्वल टू सी एफ प्लस एफ पी, तो दिखाई दे रहा है सी पी इज इक्वल टू सी एफ प्लस एफ पी। सी पी को एज इट छोड़ा, सी एफ की जगह एफ पी लिख दिया क्योंकि सी एफ और एफ पी इक्वल है। एफ पी प्लस एफ पी यानी कि स्मॉल एफ प्लस स्मॉल एफ, टू एफ आर इज इक्वल टू एफ। बस ठीक है जी, समझ गए? यस सर। ठीक है, चलिए जी बाकी तो इस क्लास में देखते हैं। ठीक है, मैं कुछ दिन में आपको ना इसका भी बनाकर भेज दूँगा, ये जनरेटर ट्रांसफार्मर वो भी कंप्लीट।